ओके, चलो फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा? सर गुड। मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? जी, मेरी वॉइस आ रही है बेटा आपको? यस सर। ओके, चलो तो करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो युक्ति, क्लास को अब हमारी चूंकि एक ऑनलाइन क्लास है तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है ना। जैसे कि आपको ब्लूटूथ, हेडफोन, ईयरफोन लगाकर बैठना है ना, ताकि आपकी तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइस ना आए। जब मैं बोलूँ तो आपको भी प्रॉपर सुनाई पड़े, ठीक है। सेकेंड, आपको क्या करना है, हमेशा अपने क्लास में कैमरा ऑन रखना है, कैमरा को ऑफ नहीं करना है ना। और माइक को ऑफ कर सकते हो, जब आपको कुछ बोलना होगा तो माइक ऑन करेंगे, आंसर देंगे और फिर से माइक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। युक्ति, सबसे पहले जल्दी से बताओ आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? सर RIMC। RIMC की। और कहाँ के रहने वाले बेटा? दिल्ली। ओके, दिल्ली में कहाँ रहते हो? नजफगढ़। अरे तुम तो पास में रहते हो। यस सर। ओके, चलो। तो मुझे जानते हो या पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है? युक्ति, डू यू नो मी और इट इज द फर्स्ट टाइम? सर आई नो यू। कैसे, रोड पे देख लिया था? हे भगवान, इतना फेमस कर दिया मुझे आप सब बच्चों ने। नहीं सर, मेरी बहन भी लेती है क्लास। क्या नाम है? हंशिका का ध्यान। अच्छा। कहाँ है अभी? सर मेरे सामने ही बैठी है। हंसिका, जरा एक बार चेहरा दिखाओ। मॉक वाले बैच में तो तुम्हारा चेहरा कभी नहीं दिखता था, सिर्फ कमेंट ही दिखता था। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, अभी दिखा है। वेरी नाइस। तो तुमने मेरे बारे में युक्ति को क्या क्या बता दिया है? ये तो पूछना सर जरूरी है ना। मैंने इससे पहले क्लास लेती थी, तो फिर ये आपको पहले से ही जानती थी, तो फिर बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ओ, ये भी बात सही है। तो युक्ति, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ा सा डेंजरस सा टीचर हूँ, है ना। कभी कभी मैं मेरे दिमाग का स्क्रू कभी कभी ढीला हो जाता है ना। हंसिका, ऐसे ही है। नहीं सर। अच्छा, चलो तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। हंसिका, कैसी चल रही पढ़ाई? एग्जाम तो तुम्हारा आने वाला है सैनिक का। यस सर। मॉक टेस्ट दे रहे हो? सर मैंने मॉक टेस्ट भी खरीद रखे हैं वैसे। खरीद रखे हैं? यस सर। इतने सारे खरीद रखे हैं तुमने, और क्यों? ओके, चलो तो कोई बात नहीं, करते हैं क्लास का स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निखिल और आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और आप RIMC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने दिसंबर में एग्जाम किसी ने दे ही लिया होगा, है ना। नीवा ने भी एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि नीवा भी जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले बच्चों, RIMC में हमें याद रखना होता है कि जो हमारा एग्जाम है ना, वो सैनिक स्कूल से लिटिल बिट डिफरेंट है, राइट। कैसे युक्ति, हमारा एग्जाम सैनिक स्कूल से डिफरेंट कैसे है? सर क्योंकि उसमें लिखना होता है। लिखना होता है? सैनिक स्कूल में लिखना नहीं होता। यस सर। ओके, तो पहले हम अपने RIMC एग्जाम के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आज एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है, और मेरी राइटिंग थोड़ी सी खतरनाक है। अगर कहीं कुछ ना समझ आए तो पूछने में घबराना नहीं, पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो आप जानते हो, वैसे तो अगर हम बात करें हमारे RIMC को,
तो ये हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम से अलग होता है। अब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही RIMC है, और वो भी है देहरादून में, राइट। तो यानी आप अगर तैयारी कर रहे हो RIMC की, तो अपने आप को ऐसा प्रिपरेशन कर लेना कि पहाड़ों की ठंड में आप सरवाइव कर पाओ, क्योंकि अपन रहते हैं प्लेन में और पहाड़ों में ठंड बहुत खतरनाक वाली पड़ती है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम है ना बच्चों, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। क्या मुझे कोई यूपीएससी के बारे में कुछ कुछ बताएगा, क्या होता है और क्या जानते हो? नहीं? अच्छा चलो, पता है एक्चुअल में जो आप लोग आईएएस का एग्जाम जानते हो, कोई आईएएस बनता है, कोई आईईएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, इनके बारे में जानते हो? अरे ये वही लोग हैं जो यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल खतरनाक से वीडियो बनाते हुए दिखाते हैं, भागकर एंट्री हो रही है, मोदी जी भी खड़े हैं आईएएस के सामने, लेकिन वो आईएएस वाला बंदा बैठा है। मजिस्ट्रेट जानते हो, डीएम को जानते हो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट क्या होता है? बोलो भाई, ऐसे कैसे भारत बनेगी? सिर्फ मैं ही बोलता जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? सर नहीं पता। अच्छा, तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए कोई ना कोई एक हेड होता है। जैसे कि हमारे फैमिली में एक हेड होता है, वो हमारी मम्मा या पापा हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है। मान लो हम लोग खेलने गए, है ना, हमें गुस्सा आ गया, युक्ति को गुस्सा आ गया और युक्ति ने अपने दोस्त को पटक पटक के मार दिया, है ना, एकदम उसको घायल कर दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। तो अब युक्ति ने जो काम किया है, हालांकि वो काम करने की जगह कांड हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? युक्ति के पेरेंट्स लेंगे कि चलो ठीक है, मेरे बच्चे से गलती हुई है, ये जो सर और तुम्हारा फट गया है, इसको सिलवा देते हैं किसी दर्जी के पास जाके, ठीक है। तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा की हुई, हमारे फैमिली में पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ऐसे ही पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डीएम। और ये बनते हैं बच्चों जब आईएएस या आईआरएस का एग्जाम निकालते हैं, यानी यूपीएससी का एग्जाम निकालते हैं, राइट। तब इसके बिहार पे, रैंक के बिहार पे उनको ये सारी पोस्ट मिलती है ना। वही पुलिस की वर्दी पहने होते हैं, यहाँ पर उनके स्टार नहीं होता, जो स्टार होते हैं इंस्पेक्टर होते हैं, उनके यहाँ पर हमारा जो अशोक एम्बलम है वो लगा होता है, या दो तलवार ऐसे करके लगी होंगी, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनका एग्जाम कराता है यूपीएससी, और उसी तरीके से हमारे लेवल में RAMC का एग्जाम भी कराता है यूपीएससी, राइट। अब पूरे इंडिया में अगर एक ही RIMC है, तो इसका मतलब है कंपटीशन होने वाला है धाकड़, खतरनाक लेवल का, राइट। और हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि एक ही स्कूल है, लगभग हर साल 44 से लेके 53 सीट्स तक आ जाती हैं, इतनी सीटें होती हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट से ये सब एक ही बच्चा सेलेक्ट करते हैं। आई रिपीट, हर एक स्टेट से ये सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट करते हैं। तो आपका ये जो एग्जाम है वो यूपीएससी लेवल का हो गया। यानी कि जितना एग्जाम मैं यूपीएससी बनने की तैयारी करने के लिए करूंगा, जितनी मेहनत, उतनी ही मेहनत आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए करनी है। सैनिक, आरएमएस, उससे तो ये काफी हद तक ऊपर होता है, राइट, क्योंकि इसका एग्जाम ही इतना टफ होता है। और एग्जाम को टफ बनाता है इसका सब्जेक्टिव पेपर, राइट। यानी कि आपको लिख के दिखाना होगा। आपने स्कूल में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आता है। अब यहाँ पर कोई लिटरेचर का पोर्शन इंग्लिश में नहीं होता है, सारा का सारा ग्रामर का ही पोर्शन है, लेकिन ग्रामर में भी आपको लिख के दिखाना है। जैसे सैनिक में हम लोग कार्य, या फिर आर्मीज में हम लोग लेटर्स की प्रैक्टिस नहीं करते, एप्लीकेशन की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि वो सब वहां आते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आते हैं। आप जितना अच्छा लिख के दिखा पाएंगे, उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल हमारे स्कूल की तरह। अगर स्कूल में हम अच्छे हैंड राइटिंग में लिख दें, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और अगर हम स्कूल में अच्छा अच्छा ना लिखें, तो फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हो गया सब्जेक्टिव पेपर। अब चूंकि पूरी, आप ऑफिस याद रखना, अगर आप दिल्ली से हो तो आप में से कोई एक ही बच्चा जाएगा, ना जाने कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हालांकि इनमें प्रिपरेशन करने वाले बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि हर कोई RMC की प्रिपरेशन करने के लायक नहीं होता, राइट। बहुत ही गट्स, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए इस एग्जाम को प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। और ऑलमोस्ट लगभग 6 महीने तो हमें, 6 महीने से थोड़ा सा कम समय, 4 से 5 महीने तो तैयारी करने में ठीक ठीक लग जाते हैं, राइट।
तो आप जितना अच्छा लिख पाएंगे उतना ही अच्छी बात है। अगर कभी पॉसिबल होगा तो मैं किसी बच्चे की आरएमसी की कॉपी भी निकाल के दिखा सकता हूँ, 1 मिनट, क्या पता मेरे पास हो ही, देख ही लेते हैं। तो आप ये मत कहना कि सर आप हमें डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, कम से कम उसके बारे में पता तो हो। ओके। तो लगभग इसका पेपर ओवरऑल 4.5 घंटे का होता है। ये मेरे पास सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन है। इस तरीके का इंग्लिश का पेपर आता है, ये सब हमें बनाना होता है ना। पैसेज, लेटर, इमेज को देख के हमको सोच के लिखना होगा कि इमेज को देख के आपको क्या पता चल रहा है, 175 वर्ड्स में लिखो, बिल्कुल वैसे जैसे हम ए से लिखते हैं। ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक मिलता है पैसेज और एक मिलता है हमें प्रोज यानी पोयम। तो पैसेज पोयम की तरह आती है इसमें, एक पैसेज भी आता है। इसमें किसी बच्चे ने लिख के दिखाया था यार। हाँ, इसमें है। ओके। तो इस तरीके की कॉपी है, जिस बच्चे ने लिखी है आरएनसी का एग्जाम, कुछ ऐसे लिखना होता है, ये तो आपका पेपर है, राइट, ऐसा पेपर आएगा। साथ ही साथ बच्चों आपको कुछ इस तरीके से इसमें लिखना भी होता है ना, इस तरह की कॉपी बनी होती है, आपको ये सब लिखना है। किसी बच्चे ने सेक्शन ए सॉल्व किया है, देख रहे हो, आपको कलर्स ऑफ पेन्स का यूज नहीं करना, ब्लू ब्लैक ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी पेन है वो आप उसी पेन से लिख सकते हो। तो इसमें जरूर ब्लैक से या ब्लू से लिखा होगा, अब फोटो कॉपी में ये इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर सारे लिखने होते हैं। वो जैसे हम अपने स्कूल में लिखते हैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद उसका आंसर, उसके पॉइंट 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, 8 का डी, किसी का पैसिव बना, किसी का पैसिव नहीं बना, ये सारी चीजें हमें इसमें सीखनी होती हैं। ठीक है। तो हमें इस तरीके से अपने आंसर को कॉपी लिखना होता है, क्योंकि मैनुअली चेक होती है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तब तो आसानी से चेक हो जाता, लेकिन ये तो मैनुअली चेक होगा, यानी जैसे आपके स्कूल में टीचर चेक करते हैं वैसे यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में ना सारी चीजें आनी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग पैसेज वगैरह करते हैं, रोज पोयम को पढ़ के करेंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे। यानी हम लोग पहले बच्चों टेंस के टॉपिक को भी सीखेंगे, राइट। साथ ही साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी सीखेंगे, और इसके अलावा बच्चों हम लोग वोकैब के बारे में भी सीखेंगे। एंड वोकैब इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी। अब वोकैब है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये ऐसे जनरली डायरेक्ट तो बहुत ही कम ही पूछता है। आपको एक पैसेज देगा और पैसेज में से ही कोई एक वर्ड सिलेक्ट कर लेगा कि बताओ इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड, तो फ्रेंड का सिनोनिम बताओ, फ्रेंड का एंटोनिम्स बताओ। इसी पैसेज में कोई एक वर्ड लिखा होगा, उसको ढूंढ के बोलेगा इसका एंटोनिम्स बताओ, इसका सिनोनिम्स बताओ। तो भले किसी पैसेज का पार्ट है, लेकिन वो जरूरी होता है। ठीक। साथ ही साथ इंग्लिश में प्यारे बच्चों हमें हर एक चीज लिखनी है, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। हर एक प्रॉपर नोट्स आप इंग्लिश के बनाएंगे, राइट। जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा या जो भी मैं आपको इस बोर्ड पर दिखाऊंगा, वो सारी चीजें आपको अपनी मैनुअली कॉपी में भी लिखनी है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और सारी चीजें आराम से कर लेंगे। तो आप क्लास में ही नोट्स बनाएंगे, रफ एंड फेयर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप नोट्स बना रहे हैं यही रफ है और यही फेयर है। ठीक है। ठीक है निवा, ठीक है युक्ति, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ निवा, रेज योर हैंड, क्या पूछो बेटा। नो सर, ऐसे ही हो गया था। अच्छा, कोई डाउट नहीं है। ओके, समझ गए। ओके, तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। सबसे ज्यादा फोकस रहेगा बच्चों मैथ्स के सब्जेक्ट पे। मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको लिख के दिखाना होगा। ऑप्शंस में क्या होता है, आप कभी कभी तुक्का भी मार सकते हो, है ना, चलो अकड़म बकड़म खेल लिया, लेकिन इन सवालों में आप अकड़ बकड़ नहीं खेल सकते। आपको उसको सॉल्व करके ही दिखाना होगा, तो मैथ्स पे फोकस करना, ठीक है। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस टॉपिक पे अननेसेसरी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों।
क्या पढ़ाना स्टार्ट करूं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करूं? डन। ओके, तो हम अपना इस क्लास स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, राइट। तो सबसे पहले अब मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा, आपको जो भी पता है उसके बारे में आप बताएंगे, जो नहीं पता है कोई बात नहीं, गेस करके बताएंगे, गलत सही डजंट मैटर एट ऑल। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, इसीलिए तो ये मैंने बोला ब्लूटूथ हेडफोन लगाओ बेटा, ताकि आपको प्रॉपर सुनाई पड़े। और अच्छा, अगर ब्लूटूथ हेडफोन ना हो तो एक अच्छा सा ब्लूटूथ खरीद लेना, 400-500 रुपए का मिलेगा बस, राइट, वो आपको पूरे साल चलेगा। बताया जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा? बोलो नहीं वाह, कुछ तो बोलो। बताओ युक्ति, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्कूल में सीखा है? क्या सीखा है? सर जैसे रूल होता है, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, और जैसे उनके टाइप्स को क्लैरिटिव वैसे। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है फंक्शन ऑफ ग्रामर। अब आप कहेंगे सर लेकिन फंक्शन ऑफ ग्रामर। अब आप कहोगे सर लेकिन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट इज अ हाउ टू यूज अ वर्ड। एक वर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें जो कोई भी बताए उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आप कहोगे सर वो तो हमें टीचर सिखाते हैं। टीचर जो आपको सिखा रहे हैं वो भी तो कहीं से सीखे हैं ना, तो वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। देखो एग्जाम्पल लिखूंगा तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे दोस्तों। अगर मैं लिख दूं ओके, तो मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, क्या मुझे इन दोनों सेंटेंस में बताओगे कौन सा सेंटेंस आपको सही दिख रहा है? सर फर्स्ट वाला। अच्छा युक्ति। सर फर्स्ट। ओके, तो युक्ति फिर बताओ फर्स्ट वाला सही है तो फिर सेकंड वाला गलत क्यों है? निवा बताओ सेकंड वाला सेंटेंस गलत क्यों है? सर क्योंकि जो गुड है वो ऑब्जेक्ट है और वो पीछे गया है। सर एडजेक्टिव है इसलिए, और एडजेक्टिव बाद में नहीं आता है। हाँ वेरी नाइस। तो बेटा अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पर बॉय अपने आप में एक नाउन है, राइट, और गुड बताने की बॉय कैसा है, गुड है, तो जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं। और एग्जेक्टिव की एक कंडीशन होती है कि ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखो नाउन पहले लिख दिया और एग्जेक्टिव बाद में लिख दिया, यानी नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड
हमने एग्जेक्टिव को पीछे नहीं दिया, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। एग्जेक्टिव और नाउन के बीच एक ही एग्रीमेंट है कि देखो मैं तुम्हारी क्वालिटी तो बताऊंगा, तुमको क्वालिफाई तो करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मैं हमेशा तुमसे पहले आऊंगा, राइट। तो यहाँ पर यह चीज तो गड़बड़ हो गई, नाउन से तो पहले आना चाहिए था। अब चूंकि सीक्वेंस गलत हो गया है, इसलिए इस सेंटेंस के अर्थ का अनर्थ हो गया है, राइट। पहले सेंटेंस में राम एक अच्छा बच्चा है, और दूसरे में लिखा राम एक बच्चा है और अच्छा है। तो बच्चा तो ठीक है, लेकिन अच्छा है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, राइट। तो हमने एक वर्ड को यूज कैसे किया, ये चीज किसने सिखाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच ने, राइट। अगर वर्ड का सीक्वेंस इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें चीजें बताता है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आपको लिखा दिखाई देगा स्पीच, और जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल में जाते ही कोई ना कोई स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहा होता है, यानी कि वो स्पीकिंग कर रहा है, कुछ बोल के बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर स्पीच तो हम राइट करके भी दे सकते हैं, राइटिंग करके भी दे सकते हैं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को किसी दूसरे तक को समझाना, उसी को तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब वो हम लिख के भी समझा सकते हैं, वो हम बोल के भी समझा सकते हैं। अब आप कहोगे सर इशारों में भी तो समझा सकते हैं, बिल्कुल इशारों में भी समझा सकते हैं, लेकिन जब हम इशारों में समझाते हैं तो उस समय हम बोलने या लिखने वाले जो साउंड है उसका यूज नहीं करते, कोई भी लेटर नहीं लिखते, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। अब आपके घर में रिश्तेदार आ जाए आपको, और उसमें रिश्तेदारों को समोसा दिया जा रहा है, आप भी वहां बैठे हैं, आपका भी मन कर रहा है कि मैं उसमें से उठा के खा लूं, लेकिन जैसे ही आप मम्मा की तरफ देखते हैं वैसे ही आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्यों, क्योंकि मम्मा आपकी तरफ नजरों से इशारा करेगी, अगर तुमने उठाया और खाया तो फिर जब मेहमान चले जाएंगे तो उसके बाद तुमको कुटाई भी हो सकती है, राइट। इसी वजह से मम्मा ने बोला कुछ भी नहीं, लेकिन हम समझ गए इशारों से। तो ये कुछ और नहीं बल्कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और वे ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसके बिहाफ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बच्चों 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने, 8 पार्ट्स में। क्या कोई बताना स्टार्ट करेगा। वर्ब, सर एडजेक्टिव, एडवर्ब, conjunctions, यही होते हैं। और पता है हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिख दें वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कभी भी नहीं जाता, हमेशा इसके अंदर ही होगा, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो। व्यक्ति कोई आप मुझे एक डिफिकल्ट सा सेंटेंस बोल सकते हो जो आपको ठीक लगता हो कि ये डिफिकल्ट है सर, इसको करके दिखाओ। बोलो कोई भी एक सेंटेंस जो भी आपको ठीक लगता है। sir, Raman is a good boy and he is very smart. ठीक है, अब मुझे इसने एक प्रॉपर सेंटेंस बताया, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें कोई नेम लिखा है, और कोई भी नेम अपने आप में नाउन होता है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, और आर्टिकल एग्जेक्टिव का ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। गुड एग्जेक्टिव है, बॉय नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है,
और स्मार्ट एडजेक्टिव है। देखो, क्या कोई भी ऐसा आपको वर्ड दिख रहा है जो रह गया? नहीं, हर एक वर्ड इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। राइट? चलो इतना लिखना स्टार्ट करो। सर मैंने also है कहाँ पे बेटा? से पहले। यार आप ब्लूटूथ हेडफोन लगाए नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर मैं कह रही हूँ स्मार्ट के आगे ऑल्सो क्या लिखा है? ऑल्सो लिखा, ऑल्सो एक एडवर्ब है, एडीवी। ओके सर। ओके, तो युक्ति के साथ हंसी का भी पढ़ रहे हैं, क्यों? हंसिका आप क्यों पढ़ रहे हो? ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। युक्ति हो गया? Yes, sir. ओके। यानी कि हमने देखा कि ये जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो भी वर्ड है, राइट, और सेंटेंस है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप मुझे उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब अकॉर्डिंग टू यू फाइंड आउट करके बताएंगे, फिर हम उसको ठीक करेंगे, अगर गलत होगा तो उसको ठीक कर लेना।
ठीक है, बोलिए और ब्रेक कर देंगे, थोड़ा सा हाइट देख लीजिए और बोर्ड बाहर में ही फिल कर देता हूँ। अब मैंने आपके लिए 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इनको लिखेंगे और सभी के नीचे अंडरलाइन करके जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे लिखेंगे कि वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इन आर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट लगता है। पहले आप करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। पार्ट्स पार्ट्स सारे फारसी में। ओके, सो हमारे साथ इलेश भी हैं। इलेश, बहुत जल्दी आ गए बेटा, कहाँ थे अभी तक? इलेश, माइक ऑन करो। सर वो थोड़ा पढ़ाई कर रहा था घर स्कूल की, तो सॉरी सर।
क्या थी आपके स्कूल की? वो स्कूल की थोड़ी पढ़ाई कर रहा था एग्जाम की। एग्जाम हो रहे स्कूल में? यस सर, 10 जनवरी से होने वाले। अच्छा, होने वाले हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सॉरी सर। हाँ, नो इशू। एश, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, जून के एग्जाम के लिए ना। जून में एग्जाम देना है ना आपको? यस सर, जून या दिसंबर। जून और दिसंबर दोनों में, ठीक है। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्लास स्टार्ट की है। आपको ये सेंटेंस लिखना है और फिर इसके नीचे अंडरलाइन करके बताना है कि कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है। ओके सर। युक्ति, स्कूल में नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ाए हैं टीचर्स ने? Yes, sir. फिर तो बन जाएंगे आसानी से। डन सर। ठीक है निवा, जल्दी से सब लोग बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। फोर्थ वाला, फोर्थ में लिखा है कुड यू प्लीज बोरो माय पेन। इसमें समझना क्या है? ये हुआ। ओके सर, मैंने वो माए को कॉपी में मी लिख लिया था तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हुआ। नहीं, कोई एक भी सेंटेंस नहीं बना? सर वो फोर्थ वाले में हो रही है, नहीं हो रहा। ओके, तो फोर्थ छोड़ दो फिर। सर हो गया फिफ्थ। ओके, क्लियर हो गया, स्टार्ट करें। सर बस ठीक है। गंगा सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निवा, पहले सेंटेंस से बताओ क्या क्या बनाया है आपने। सर मैंने फ्रेंड नाउन और ये?
सर माय क्या कहते हैं सर माय पता नहीं सर ए का आर्टिकल होगा। तो फ्रेंड नाउन है, ए आर्टिकल है, आर्टिकल यानी एग्जेक्टिव का ही पार्ट होता है, ठीक है। ओके, बस। युक्ति आप बताओ क्या बनाया आपने? सर दिस फैमिली नाउन है और मेंबर भी नाउन है। नीलेश क्या सही है? चलो, तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ नाउन है, नाउन मतलब फ्रेंड किसका है? मेरा है। मेरा है तो पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन शो करने वाला वर्ड एग्जेक्टिव होता है। अब वॉज तो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ए आर्टिकल है, मेंबर नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। दिस यहाँ पर बच्चा प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा, हालांकि दिस अपने आप में प्रोनाउन भी होता है और दिस अपने आप में एग्जेक्टिव भी होता है ना। ये दिस दोनों तरह काम करता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। डिपेंड करता है कि आप किसी वर्ड को यूज कैसे कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, नाउन तो किस फैमिली का दोस्त है? मेरी इस फैमिली का ना, तो ये जो दिस है यहाँ पर एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। प्रोनाउन तो युक्ति हमेशा नाउन को रिप्लेस करेगा। नाउन को रिप्लेस करने का मतलब उसको हटा के तो दूसरी जगह बैठ जाएगा, राइट। अगर मान लो रिप्लेस करना मतलब भाई, जैसे कि मान लो तुम बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाओ और फिर तुम टीचर बन जाओ और फिर तुम मेरी जगह आ जाओ, तो अगर मेरी जगह आ गए तो टीचर तो एक ही क्लास ले सकता है, तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं हटूंगा तब तुम आओगी। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलो, सेकेंड वाला बताओ भाई, युक्ति से स्टार्ट करते हैं। सर फ्रेंड नाउन विल वर्ब और हिज प्रोनाउन वर्क वर्ब है और हिमसेल्फ प्रोनाउन। ये गलत हो गया। देखो, विल तो अपने आप में वर्ब है, डू भी अपने आप में वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मीन वर्ब है, ठीक है। वर्क अपने आप में नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और हिज नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एग्जेक्टिव है, और बाय अपने आप में प्रीपोजिशन है, और ये तो हिमसेल्फ प्रोनाउन है। क्या बताओगे हिमसेल्फ किस तरीके का प्रोनाउन है बच्चों? सर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलो थर्ड वाला करो। वाव अपने आप में इंटरजेक्शन है। सर आपकी आवाज अटक रही है। यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी वॉइस ठीक आ रही है? ओके, तो वाव अपने आप इंटरजेक्शन है। व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो सकता था, लेकिन अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता तो व्हाट अपने आप में एक प्रोनाउन कहलाता, लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। ये सेंटेंस ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि दिन क्या है, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। कैसा है? घना ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, राइट। जब भी रेन आती है, फर्स्ट रेन आती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सन इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इज। इसका मतलब जिन चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बताने की कोशिश करें बहुत बढ़िया, तो उसी लिए बोल रहे हैं व्हाट। तो यहाँ पर ये जो व्हाट है ये एग्जेक्टिव है। ए अपने आप में आर्टिकल है, ब्यूटीफुल नाउन होता है, और डे, ये बताओ। सर नाउन एडवर्ब है, इज वर्ब है। फोर्थ देखो बच्चों,
कुड लिखा है, कुड मोडाल वर्ब है तो वर्ब ही ना। यू अपने आप में प्रोनाउन है। प्लीज अपने आप में क्या है, जल्दी बताओ प्लीज। यहाँ पे नाउन है, नहीं एडजेक्टिव है। कैसे, प्लीज। बोरो नाउन है, माय एडजेक्टिव है, पेन नाउन है। इसी तरीके से हिज एडजेक्टिव है, मदर नाउन है, कुक्स वर्ब है, डिलीशियस एडजेक्टिव है, और क्या डिलीशियस है, कुकीज नाउन है। डन सर। डन सर। डन सर। ओके, इसको इसको एडवर्ब कर लेना बेटा, एडवर्ब है राइट। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी वर्ड उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा सकते, राइट। तो अब ये सर, ये तो आपने कर दिए, हम तो इतने ज्यादा नहीं बना पाए, यही आप सबको करना है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे क्लासेस में सीखेंगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास पर अपने इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा।